मैंने एक आखिरी नजर खुद को आईने में देखा था और अपनी खूबसूरती पर मैं खुद ही निहाल हो गई थी। मैंने बालों को पूरी तरह खोल लिया, सुर्ख रंग की गहरी सी लिपस्टिक अपने होठों पर लगा ली। यह लिपस्टिक मेरी गोरी दमकती रंगत पर और भी खिल रही थी। मैंने दुपट्टा अपने हाथों में डाला और खुद को सराहते हुए मोबाइल पर मैसेज टाइप किया कि मैं रेडी हूँ, अब आ जाओ। आगे से ओके का मैसेज आते ही मेरा चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है, क्योंकि वह शख्स मुझसे मिलने आने वाला था जो मेरे लिए अपनी जान देने की बात करता था, जिसके जज्बात से चूर बातें मुझे तड़पा कर रख देती थी। उससे होने वाली मुलाकात न जाने कैसी दिलफरेब होती, यह सोचकर ही मैं पूरी तरह गुलाबी पड़ रही थी। मनोज को मैसेज करने के बाद मैं अपने कमरे से निकली और यहाँ वहाँ देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। हमारे घर हर रात यह ऐसा सन्नाटा हुआ करता था। मम्मी पापा अपने कमरे में गहरी नींद सोते थे, जबकि छोटे बहन भाई अपने कमरे में। मैं बड़ी थी, इसलिए मेरा कमरा अलग था। इसी तन्हाई का फायदा उठाकर मैंने मोबाइल पर मनोज से दोस्ती कर ली थी। रॉन्ग कॉल पर होने वाली यह दोस्ती धीरे धीरे कब मोहब्बत में बदल गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने आज तक कभी उसे सामने से नहीं देखा था, इसलिए जब उसने मुझसे मुलाकात की बात की तो मैंने खुद को इस तरह तैयार किया कि वह कभी मेरे कैद से निकल ही ना सके। मैंने अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाए थे ताकि वह खुद मुझसे शादी के लिए मजबूर हो जाए। दबे पांव में घर के बाहर वाले दरवाजे तक पहुंची थी और रात के 2 बजे घर का दरवाजा खोली। चोरी चुपके गली में झांक रही थी। कुछ देर गुजरी तो मैं बेचैन हो गई। मुझे जिसका इंतजार था वो न जाने कहाँ रह गया था। मेरी बेताबियां चरम सीमा पर थी। आज हमारी पहली मुलाकात होने वाली थी, इसलिए मैं कुछ घबराहट का शिकार भी थी। आज से पहले मैंने कभी रात के वक्त अपने कमरे से निकली भी नहीं थी और आज तो मैंने सीधा घर का मेन गेट ही खोल दिया था। मोहब्बत ऐसी होती है, इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। मैंने भी मनोज से मिलने की ख्वाहिश के लिए आधी रात को दरवाजे पर पहुंच गई थी, बिना यह सोचे कि वह बिल्कुल एक गैर मर्द है और मैं कैसे उस पर इतना भरोसा कर सकती हूँ। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन भी मौजूद था। मैं बार बार वक्त देखती और घबराहट का शिकार होती। एक एक मिनट मुझ पर बहुत भारी था। अब तक तो मनोज को आ जाना चाहिए था। मेरे लिए और इंतजार करना बहुत मुश्किल था। मैं तो जल्द से जल्द मनोज की हो जाना चाहती थी। हम दोनों के बीच होने वाली मोबाइल से दोस्ती न जाने कब मोहब्बत में बदल गई और अब हम मोहब्बत की मंजिलों को और तय करना चाहते थे। तभी मनोज ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था ताकि वो फिर मेरे घर रिश्ता भेज सके और मैं भी हमेशा के लिए उसकी हो जाना चाहती थी, इसलिए उस मुलाकात के लिए राजी हो गई। लेकिन अब मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे। मैंने आज से पहले कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। कुछ देर गुजरी तो एक बाइक दरवाजे पर आकर रुकी और एक लड़का उतरकर मेरे करीब आ गया। मैंने मनोज की तस्वीर देख रखी थी, इसलिए मैं फौरन उसे पहचान गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सीधा घर के अंदर चला गया। मेन गेट के साथ ही हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम बना हुआ था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। बड़ी गहरी निगाहों से मेरा जायजा लेने लगा। मैंने भी अपनी खूबसूरती को निखार रखा था। दुपट्टा मेरे हाथों में झूल रहा था। उसकी निगाहें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। फिर एकदम वो मेरे साथ बड़ा बेबाक होने लगा। मैं बहुत आसानी से उसकी सांसों की तपीस को महसूस कर सकती थी। मुझे कुछ अजीब सा भी लगा, क्योंकि पहली बार कोई मर्द मेरे इतना करीब आया था। लेकिन मैं भी जज्बात की नाव में डोल रही थी, इसलिए मैंने उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं उसकी सांसों को महसूस करने लगी। उसने मुझे छूना शुरू कर दिया। बातें करते करते कभी वो मेरे होठों पर उंगली लगाता, कभी मेरी कमर पर हाथ फेरता। उसके हर अंदाज में अपनापन था। वो जज्बात की शिद्दत से चूर नजर आ रहा था। जैसे उसने मेरी गर्दन पर अपनी उंगली फेरना शुरू की तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शर्म से मेरी नजरें झुक गईं, सांसें बोझल होने लगी। खुद ब खुद मेरा शरीर पसीने से सराबोर होने लगा। मेरे अंदर एक आग सी जल उठी थी, जैसे कोई लावा दहक रहा हो। वो नरम लहजे में कहने लगा, इस वक्त के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है ईशानी। इस मुलाकात के बाद हम सीधे शादी करेंगे। आज की रात मुझे हरगिज भी ना रोको। मैं तुम्हें पा लेने की ख्वाहिश लेकर यहाँ तक आया हूँ। तुम भी सब कुछ भुलाकर मेरी हो जाओ। मनोज की शादी वाली बात पर मैं इस कदर दीवानी हुई कि उसकी छुअन को भी बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। उसने मेरे हाथ से अपने हाथ को आजाद करवाया और एक दफा फिर मेरे वजूद से खेलने लगा।
वो धीरे धीरे मुझे अपने दम में फंसा रहा था। वो मुझे हासिल कर लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि हमारे दरमियान कुछ गलत होता और मैं अपना सब कुछ उस पर वार देती, अचानक ही कदमों की आवाज सुनाई दी और मेरी जान निकल गई। यह सोचकर कि मेरे होश उड़ने लगे कि मेरे मम्मी या पापा में से कोई जाग गया तो क्या होगा। मेरे पापा बहुत ज्यादा सख्त मिजाज के थे। वो एक गैरतमंद कबीले से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने कभी हमें इतनी आजादी नहीं दी थी कि हम किसी लड़के से बात कर सकते, और मैंने तो हर हद पार कर दी थी। इसलिए अब मेरी जान निकल रही थी। साथ ही मनोज का हाल भी खराब हो गया। अचानक ही उसका लहजा बदल गया। गुस्से में कहने लगा, तुमने तो कहा था तुम्हारे घर वाले गहरी नींद में सोते हैं, मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं और सारी रात नहीं उठते, फिर अब कौन? उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। फिर वह एकदम ही उठा और कहने लगा, मैं ड्राइंग रूम की खिड़की से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो हमारे अपने लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पापा फिर कभी हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। मैंने भी इसी बात को मुनासिब समझा और ड्राइंग रूम की खिड़की खोलकर उसे गली में भगा दिया। खुद डरते डरते मैं जैसे ड्राइंग रूम से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मनोज ने घर का दरवाजा लॉक नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा बंद किया था, और शायद यही वजह थी कि बहुत आसानी से कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए थे। और वो लंबे चौड़े कद के डाकू मेरे सामने मुझे अपनी गहरी नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उन्हें मेरी मुलाकात का अच्छी तरह पता हो या उन्होंने मुझे मनोज के साथ देख लिया हो। मेरी तो आवाज ही हलक में अटक गई। वो हट्टे कट्टे थे, डाकू थे। उनके हाथ में पिस्तौल भी मौजूद थे। फिर एक डाकू आगे बढ़ा और उसने मेरे सर पर पिस्तौल तान ली। मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया। बारी बारी सबके दरवाजे बजाए। मेरे सारे घर वाले उठते चले गए। डाकुओं ने सबको बांध दिया। सभी घर वाले हैरान परेशान कि डबल लॉक होने के बावजूद भी डाकू घर के अंदर कैसे आ गए। हमारे घर में कहीं भी घुसने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए अगर कोई आता तो दरवाजे से ही आता। और क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर लिया था, इसलिए मैं जानती थी कि बाद में मुझे सबके सवालों के जवाब देने होंगे। मेरी तो जान सूली पर अटक गई थी। मनोज से पहली मुलाकात मुझे बहुत भारी पड़ रही थी। मैं किसी को क्या बताती कि इतनी रात को मैंने घर का दरवाजा क्यों खोला था, किसके लिए खोला था, और डाकू अंदर कैसे आए थे, और मेरी यह सारी तैयारी, यह सजावट किसके लिए थी। सब घर वाले बंधे हुए थे और मुझे गन पॉइंट पर लेकर एक डाकू सारे घर में घूमने फिरने लगा। हमारा ताल्लुक एक हाई क्लास फैमिली से था। घर में बहुत सा सामान, कीमती चीजें और जेवरात, पैसा वगैरह मौजूद था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मदद से उन्होंने हर चीज हासिल कर ली थी। एक एक अलमारी का लॉक मैंने खुद उन्हें खोल कर दिया था और सब कुछ उनके हाथ लगता चला गया। मैं जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी, बहादुरी की मिसाल बनी फिरती थी, रात के इस पहर मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। हाथ पांव कांप रहे थे। दिल किसी भी लम्हे बंद होने वाला था, क्योंकि पिस्तौल मेरी कनपट्टी पर रखी हुई थी और मौत मेरे बिल्कुल सामने थी। सबसे आखिर में डाकू ने मम्मी की और हमारी खानदानी जेवरात समेटने लगे। यह देखकर मैं एकदम ही बोल पड़ी कि यह हमारी खानदानी निशानी है, इन्हें छोड़ दो। मेरी बात सुनकर डाकू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। फिर एक नजर उन जेवरात पर डालकर वह एक एक को चेक करने लगा। फिर अचानक उसके चेहरे के सुर बदले। उसने वह सब एक थैली में डालकर अपनी झोली में भरा और मेरे सामने खड़ा होकर कहने लगा, अभी और इसी वक्त अपनी कमीज को कंधे से सरका। डाकू की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, जुबान तालू से चिपक गई। जब उसने मुझे कुछ भी हरकत न करते देखा तो कहने लगा, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ अपना कंधा दिखाओ। मैंने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया और कहा कि तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ, लेकिन भगवान के वास्ते मेरी इज्जत छोड़ दो। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मम्मी के बिस्तर पर धक्का देकर गिरा दिया। मैं रोते हुए उसे भीख मांगने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन भगवान के वास्ते यह जुल्म ना करो। वह कहने लगा, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जोर जबरदस्ती करूंगा या फिर शायद बहुत कुछ बुरा कर बैठूं। वह जैसे मुझ पर झुका, मैं पीछे हटी। उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल दया न आया। बड़ी तेजी से वह आगे बढ़ा। उसने मेरी कमीज को इतनी जोर से खींचा कि वह कंधे की तरफ से फटती चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। जो तैयारी मैंने मनोज के लिए की थी वही मेरी बर्बादी का वजह बन रही थी।
शायद मेरा हुलिया देखकर वह डाकू बेकाबू हो रहा था। मेरा दुपट्टा भी न जाने कहाँ गिर गया था। मेरे पास खुद को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरा कंधे से नंगा शरीर उस डाकू के सामने था और उसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। न जाने वो मेरे शरीर में क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मैं चीखने चिल्लाने लगती, अजीब सी बात हुई। उस डाकू ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी वो अपना सर पीटता, कभी अपना बाल नोचता। मैं तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। वो मुझे बर्बाद करने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन अब खुद रो रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने फौरन दूसरे कमरे का रुख किया जहाँ मेरे बाकी घर वाले बंधे हुए थे, और फिर उसने मेरे सामने अचानक ही गोलियों की बौछार कर दी। मैं सदमे के मारे दीवार से लग गई। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे पापा और भाई को मार डाला। मेरी छोटी बहन, मम्मी और मैं बाकी रह गए। उसने एक नज़र हम तीनों पर डाली। मेरी मम्मी से कहने लगा, आज बहुत सालों बाद मेरा हिसाब बराबर हो गया। तुम लोग जमीन के नीचे भी छुप जाते तो भी एक न एक दिन मुझे तुम लोगों का पता मिल ही जाना था। लेकिन आज रात तो किस्मत ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पर लाकर खड़ा किया है। तुम्हारी बेटी अगर अपने आशिक के लिए दरवाजा न खोलती तो शायद हम कभी तुम्हारे घर में दाखिल भी ना होते। लेकिन तुम्हारी बेटी ने खुद हमारा स्वागत किया है। मुझे लगता था कि इस बदले के लिए मुझे सारी जिंदगी सब्र करना होगा, लेकिन बहुत जल्द मेरा बदला पूरा हो गया। उसकी बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। पता नहीं वो कौन से बदले की बात कर रहा था, लेकिन उसने हमारा घर उजाड़ दिया था। मेरी माँ तो अपने होशो हवास में ही नहीं थी। उन्होंने अपना पति और बेटा एक झटके में खो दिया था। फिर उसे होश कहाँ रहता। वह आदमी बाकी डाकुओं के साथ हमारे घर से निकल कर चला गया। कुछ ही देर बाद सारा मोहल्ला जमा हो गया, क्योंकि गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे मोहल्ले में गूंजी थी। सब लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। कोई पूछ रहा था डाकू अंदर कैसे आए, कोई पूछ रहा था कि उन्होंने 2 कत्ल क्यों किए। लेकिन मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, हम सब सदमे में थे। हम किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे सकते थे। कुछ देर बाद पुलिस आई और डकैती का केस बन गया। घर में 6 डाकू आए थे, जिन्होंने नकदी लूटते लूटते घर वालों पर गोलियां चला दी। पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से हमारे बयान लिखे और चले गए, क्योंकि हम तो बयान देने के काबिल नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी जान छुड़ाई थी और उनकी कार्रवाई पूरी हो गई। अनजान डाकू के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई थी। मोहल्ले वालों के हाथों मेरे पापा और भाई का अंतिम संस्कार हो गया था। 16 दिन तो शोक में ही गुजर गए। मैंने मनोज को मैसेज करके अपने बाप और भाई की मौत की खबर सुनाई। डाकू ने जो मेरे साथ किया था उसके बारे में भी बताया था, लेकिन यह सब सुनकर मनोज ने साफ कह दिया था कि वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसका कहना था कि न जाने डाकू ने मेरे साथ और क्या कुछ किया होगा जो मैंने उससे छुपा लिया है। और फिर उसका यह भी कहना था कि यकीनन हमारे उन लोगों से कोई दुश्मनी होगी, तभी तो उन्होंने घर के मर्दों को मार दिया। वह ऐसे घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। मनोज की बातों ने मेरी रही सही जान भी निकाल दी, जिसकी खातिर मैंने आधी रात को दरवाजा खोला। जिसकी मोहब्बत पर भरोसा करके मैंने अपने आप को उसको सौंप दिया, वही मेरे किरदार के हवाले से ऐसी बात कर रहा था। मेरे बाप को लेकर अजीब अजीब सवाल उठा रहा था। मैंने मनोज को समझाना चाहा, लेकिन उसने यह कहकर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया कि ऐसा न हो कि मैं भी जांच में पकड़ा जाऊं, क्योंकि उस रात मैं भी तुम्हारे घर आया था। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ। तुम्हारे घर वालों के चक्कर में पड़कर मैं अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता। फिर उसने हमेशा के लिए मुझसे अपना हर ताल्लुक तोड़ लिया। मुझे यह दोहरा सदमा लग गया। मैं पूरी तरह खामोश हो गई थी, क्योंकि कहने और सुनने को अब कुछ बचा ही नहीं था। मेरी एक गलती ने मेरा पूरा घर तबाह करके रख दिया था। 16 दिन ऐसे ही गुजर गए। पापा और भाई का 16वां भी हो गया। फिर लोगों का आना जाना भी बंद हो गया। आने जाने वाले लोग खत्म हुए तो मम्मी ने मुझे आधी रात को अपने पास बुलाया। मुझे झंझोड़कर पूछने लगी, तुमने किसके लिए दरवाजा खोला था? आधी रात को तुम छुप छुप के किससे मुलाकातें करती थी? क्या तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे पापा कितनी सख्ती करते थे? उन्होंने तुम लोगों को बिना जरूरत बाहर जाने पर पाबंदी लगाई थी। वो किसी बाहर के शख्स को अंदर नहीं आने देते थे। फिर तुमने रात के अंधेरे में किसे और क्यों बुलाया? तुमने सिर्फ हमारी इज्जत पर दाग नहीं लगाया, हमारा घर तबाह कर दिया। सालों तुम्हारे बाप ने हमें अपने गांव से, अपनी जमीनों से दूर रखा, ताकि तुम लोगों की जिंदगियां सुरक्षित रहे, और तुम्हारी एक नादानी ने सब कुछ खत्म कर दिया। सालों पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो गई, और अब तो हमेशा के लिए दफन हो गई, क्योंकि कुछ भी बाकी नहीं बचा। तुम्हारे बाप के साथ हर दुश्मनी मानो मिट्टी तले सो गई। मम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी। रोते हुए उन्हें मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मेरी माँ ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा। कहने लगी, तुम्हारी नाकाम मोहब्बत ने हमारा घर उजाड़ दिया है। तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया है
और तुम यह कह रही हो कि वो लड़का तुम्हें ब्लॉक कर चुका है, जिसे तुम अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। उसे तुमने घर के अंदर आने की इजाजत दी, कैसे उस पर इतना भरोसा किया? मैं तो खुद सदमे से बेहाल थी। रोते हुए मम्मी से माफी मांगने लगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, मैं बस जवानी के जोश में मोहब्बत कर बैठी थी। कुछ देर मैं और मम्मी फूट फूट के रोते रहे। फिर जब हमारा गम कुछ हल्का हुआ तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, पापा की उन लोगों से क्या दुश्मनी थी? मम्मी ने एक आह भरी, कहने लगी, तुम्हारा बाप एक जमींदार था। जमीनों को लेकर उनकी अक्सर ही झगड़े और फसाद होते रहते थे। दो गांव के दरमियान पानी का तनाव इस कदर था कि आए दिन कभी वहां के लोग मरते और कभी यहाँ के। वह गांव भी गैरों का नहीं था, बल्कि तुम्हारे पापा के चाचा और रिश्तेदारों का ही था। लेकिन जमींदारों में जमीन रिश्तों से कहीं ज्यादा अहमियत होती है। एक दिन इसी तरह पानी का तनाव हद से ज्यादा बढ़ा तो तुम्हारे पापा को बहुत गुस्सा आया। वह बंदूक उठाकर अपने आदमियों को लेकर अपने ही चाचा के गांव में घुस गए और फिर न जाने किस तरह का झगड़ा बढ़ा कि तुम्हारे बाप ने उनके घर में घुसकर घर के सारे मर्दों को मार डाला। कोई मर्द बाकी ना बचा, सिर्फ औरतें और बच्चे रह गए और झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो गया। यह उस वक्त की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद कुछ अरसे बाद गांव में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ तबाह हो गया। जमीनें इस काबिल न रही कि फैसले तैयार हो सकती। गांव वाले भी गांव छोड़कर चले गए। गांव के हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो तुम्हारे पापा ने सब कुछ अपने बड़े भाई को सौंप दिया और वो खुद शहर चले आए ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। फिर यहाँ पर कारोबार शुरू करके हम हमेशा के लिए यहीं सेटल हो गए। यहाँ तक कि कभी पलटकर गांव नहीं गए। कभी कभार तुम्हारे पापा खुद अकेले गांव चले जाते थे, मगर गांव में उनका दिल नहीं लगता था। गांव में पहले जैसी बात नहीं थी, ना उनका रोब दबदबा बाकी रहा था। लेकिन कौन जानता था कि सालों बाद तुम्हारे बाप की दुश्मनी इस तरह हमारे सामने आएगी। दरअसल तुम्हारे कंधे पर जो निशान है वह हमारे खानदान का खास निशान है, जो हमारे खानदान के हर बच्चे के कंधे पर होता है। पैदाइश के साथ ही हम बच्चे के कंधे पर कोयले से यह दाग लगा दिया जाता है, जिससे हमारी नस्ल का पता चलता है। तुम्हारी पैदाइश पर हम गांव में नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने यह निशान तुम्हारे कंधे पर बनाया था। ऐसा ही निशान तुम्हारे बाकी बहन भाइयों के जिस्म पर भी है। न जाने किस तरह डाकू ने यह निशान देख लिया और उसने हमारी पहचान कर ली। यह तो वही बेहतर बता सकता है कि उसे यह अंदाजा कैसे हुआ कि हम किस खानदान से हैं। मगर मुझे पूरा यकीन है कि वह डाकू तुम्हारे पापा के चाचा के खानदान से था, तभी तो उसने तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे मासूम भाई की भी जान ले ली। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा किसी जमाने में इस कदर जालिम थे कि उन्होंने एक पूरा खानदान तबाह कर दिया था, और शायद वही तबाही पलटकर इस तरह हमारे घर में आई थी। जो भी था, अब सब कुछ तबाह हो गया था। इस घटना को महीना गुजरा था कि पुलिस स्टेशन से हमें फोन आया, हमें बुलाया गया। मैं अपनी माँ के साथ गई तो यह देखकर कांप उठी कि पुलिस स्टेशन में वही डाकू बैठा था। पुलिस वालों ने उसे पकड़ रखा था। उसने अपने बयान में जो कत्ल की वजह बताई थी और जो पुलिस वालों ने जो हमें बताई, तो मैं खुद भी दंग रह गई। वह वाकई पापा के चाचा के खानदान से था। जिस वक्त पापा ने उस खानदान के सारे मर्दों को कत्ल किया था, वो एक छोटा सा बच्चा था। उसे मेरे बाप की शक्ल तो सही तरह से याद नहीं था, लेकिन उसे हमारे खानदानी निशान का पता जरूर था। फिर जब वो इत्तेफाक से डकैती के लिए हमारे घर आया और मैंने उसे खानदानी जेवरात छोड़ने की बात की, तो उसने जेवरात को जांचना शुरू कर दिया। उसमें कुछ कड़े थे जो मेरी दादी के जमाने से चले आ रहे थे। वो चाचा के घर वालों के पास भी थे और हमारे घर वालों के पास भी थे। उन्हीं कड़ों के जरिए उसे अंदाजा हो गया कि हम लोग कौन हैं। उसकी यादाश्त में पापा की जो तस्वीर थी वो भी साफ हो गई, और फिर उसने सालों पुराने इस जुल्म का बदला इस तरह से लिया कि मेरे मासूम भाई को भी मार दिया। उसने अपनी गलती को, अपने गुनाह को कबूल कर लिया था, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं था। उसका कहना था कि मेरे पापा ने उसके पूरे खानदान को कत्ल किया और कत्ल का बदला कत्ल से ही लिया जाता है। पुलिस वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मुकदमा अदालत में चलना शुरू हो गया था। मैं और मेरी माँ रोते पीटते वापस घर आ गए थे। हमारे हाथ खाली रह गए थे। किसी ने सच्ची कहा है, इंसान जो बोता है वही काटता है। मेरे बाप ने अपने खानदान वालों को बेआसरा किया और आज हम माँ बेटियां बेआसरा रह गईं। जिस मर्द पर भरोसा करके मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, वो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। अब अगर उस डाकू को सजा भी हो जाए तो हमारा घर दोबारा आबाद नहीं हो सकता, ना ही उस डाकू का खानदान। कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती हम पर बहुत भारी पड़ जाती है। अगर उस रात डाकू न आते तो मैं मनोज के हाथों अपनी इज्जत लुटा बैठती, और पिछले कुछ अरसे में मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि मनोज को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। दोनों सूरतों में नुकसान मेरे ही हिस्से में आना था।
आप लोग बताएं, क्या जो कुछ मेरे बाप और भाई के साथ हुआ, क्या वो ठीक है? क्या उस डाकू को मेरे भाई की जान लेनी चाहिए थी? दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।